हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर और स्वागत है आपका नई वीडियो में। लेक्चर 12.2 एक दिन देरी के बाद ये वीडियो आ रही है, पर चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें दोस्तों हमने पिछली जो कड़ी जो हमने पढ़ी थी, उस कड़ी में हमने न्यूक्लियस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें, और हमने उसको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर तक हमने छोड़ दिया था। ठीक है जी। आज हम न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट कड़ी में हमने क्या किया था। हमने लेक्चर 12.1 में आखिरी में जो हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे, कंसेप्ट जो लास्ट था हमारा वो था इक्वल टू mc स्क्वायर, अर्थात मास एनर्जी रिलेशन। इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस से आगे हम बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मास डिफेक्ट की। पर इसे पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से मास एनर्जी इक्विवेलेंस की चर्चा इस क्लास में करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने फिर से वही स्लाइड खोल दी, कोई बात नहीं, मैं लेक्चर 12.2 पे था ये रहा। चलिए, ये देखिए, इसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से, यानी कि E इक्वल टू mc स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि m मास E एनर्जी के इक्विवेलेंट है। m मास के पास E एनर्जी होती है, यानी कि ये इसमें E एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्टेटमेंट। यदि मास 1 किलोग्राम का हो तो वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, अर्थात उसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है, या फिर वो 1 किलोग्राम मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर मास ऑफ 1 किलोग्राम, फॉर मास ऑफ 1 किलोग्राम, E इक्वल टू 1 किलोग्राम मैंने लिख लिया, इनटू इसमें C स्क्वायर करना है। C स्क्वायर का मतलब लगभग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर यदि मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आएगा लगभग 9 गुना 10 की पावर 16 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जूल होता है दोस्तों, तो ये हमारे सामने निकल कर आता है 9 गुना 10 की पावर 16 जूल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मास ऑफ 1 केजी इज रफली इक्वल टू 9 into 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी के लगभग बराबर होता है। पर चूंकि हम एटॉमिक लेवल पर आ चुके हैं, न्यूक्लियर लेवल पर आ चुके हैं, तो एक एटॉमिक मास यूनिट जिसकी वैल्यू होती है 1.660565 into 10⁻27, वो मास लगभग कितनी एनर्जी के इक्वल होगा। अब वो एनर्जी डेफिनेटली जूल में नहीं निकालेंगे, हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे होंगे, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर जाने के बाद हम एनर्जी कौन सी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जूल एटॉमिक लेवल के हिसाब से काफी बड़ी यूनिट है। देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मास इक्विवेलेंट ऑफ, एक मिनट, मास इक्विवेलेंट ऑफ, व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो उसके लिए मैं हेडिंग बना देता हूं। ये क्या था, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम। दिस इज एनर्जी, ये आर है भाई, कंफ्यूज मत होना, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम मास। दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी लेवल क्या होता है, कितनी एनर्जी एक एटॉमिक मास यूनिट में होगी। फॉर m इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU का मतलब 1.665055 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, और C तो आप जानते ही हो। तो हम ये जानते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, तो लिखो जी m की वैल्यू 1.660565
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका भी स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो होगी 14.945 इंटू, ये 10 की पावर -27 था, अंदर से 10 की पावर 16 आएगी, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी, अब 27 में से 16 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा जी 11 आ जाएगा। तो 10 की पावर -11 ये जूल में आएगी। तो देखिए जूल से बहुत छोटी वैल्यू आई है इसकी। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जानने के लिए हम इसे कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड, यानी 14.945 इंटू 10⁻⁻11, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आ जाती है जी E इक्वल टू नियरली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 931 गुना 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको 931 मेगा लिखा है, 10 की पावर 6 होता है मेगा में। तो यहां से एक कथन तो सत्य हो ही गया कि देयरफॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी होता है जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बार बार इक्वल टू mc स्क्वायर यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक एएमयू की वैल्यू इतनी है तो 2 की कितनी होगी इसकी दुगनी, 3 की कितनी होगी इसकी 3 गुनी। अब जितना भी मास आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो, आप उसकी वैल्यू में 931 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके इक्विवेलेंट आपको सीधी एनर्जी मिल जाएगी, इस बात का ये मतलब। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें जी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? देखिए हमने न्यूक्लियस ले लिया, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का मास ले लिया, न्यूक्लियस का मास है m, न्यूक्लियस का मास है m। इसका व्यू थोड़ा सा लार्ज करते हैं, इसका व्यू देखिए, एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। वेयर इज व्यू 100%, and this is sufficient I think, and this is not sufficient at all, थोड़ा छोटा। हाँ काफी है यार, पहले जितना ही ठीक था। ये लीजिए मित्रों, देखो जी, मास ऑफ न्यूक्लियस लिया, m आया। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होने चाहिए, मान लीजिए उसके अंदर z प्रोटॉन्स है, ठीक है, और बाकी बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं। हम उनका मास अलग से निकालें, उन सबका रेस्ट मास अलग से निकाल लो और पूरे न्यूक्लियस का मास निकाल लो। तो पूरे न्यूक्लियस का मास उन न्यूक्लियंस के मास, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने उसके अंदर होने चाहिए, उनको हमने बाहर अलग से तोल लिया, उनके मास में से न्यूक्लियस का मास घटाएंगे तो आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये 3 है न्यूक्लियन, ठीक है जी, ये देखो ये 4 हो गए जी, ये कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप है, हमने बाहर इनका मास अलग से मेजर कर लिया था, और जब ये न्यूक्लियस के अंदर हैं तब हमने उस पूरे न्यूक्लियस का मास मेजर कर लिया था। तो इनका मास इस न्यूक्लियस से ज्यादा है, और जितना डिफरेंस इनके मास में होगा उस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहेंगे। अब ये मास कम क्यों हो जाता है, जाता कहां है ये मास कम होकर? तो जो मास कम हो जाता है बेटे, वो एक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि मास इज इक्विवेलेंट टू सम वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होती है आपको मिल ही जाएगा, वैसे लिखी हुई है बगल में हेडिंग, बाइंडिंग एनर्जी, अभी पढ़ाते हैं उसको। तो हमने मास डिफेक्ट को समझा कि भाई ये डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट है, जो ये डिफरेंस है, देखो मैं हाईलाइट करके भी दिखाता हूं आपको। देखिए, it is the difference between rest mass of nucleus, it is the difference between rest mass of nucleus, difference between rest mass of nucleus and the sum of masses of nucleons composed in a nucleus is known as mass defect। यानी न्यूक्लियंस और न्यूक्लियस के बीच के मास के डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। अब ये निकाले कैसे, ये देखिए, हमने Z प्रोटॉन ले रखे हैं जी, एक प्रोटॉन का मास mp है, तो Z का कितना हो जाएगा ZmP, प्लस a माइनस Z न्यूट्रॉन है जी, एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो a माइनस Z मल्टीप्लाई किया, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। इनको सम कर देते हैं, इसमें से घटा लीजिए आप मास ऑफ न्यूक्लियस,
तो ये डिफरेंस जो आया, दिस इज मास डिफेक्ट। अब डेफिनेटली आप इसको केजी में मेजर कर सकते हो, आप इसको एएमयू में मेजर कर सकते हो। एक टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन इन्होंने यही दे दी। पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? इट इज द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी कि एक एक न्यूक्लियन मास डिफेक्ट के लिए कितना कितना शेयर रखता है। ठीक है, इस चीज को पैकिंग फ्रैक्शन बोला गया। आगे पढ़ेंगे आप इसे। बाइंडिंग एनर्जी पढ़िए, देखिए बाइंडिंग एनर्जी। अब जो न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर पैक किए गए हैं, क्या उनको पैक करने में कोई एनर्जी नहीं लगी क्या? जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाएगा क्या कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आ कहां से रही है? जिस एनर्जी से न्यूक्लियन इसके अंदर बंधे हुए हैं। तो बेटे जो मास डिफेक्ट के रूप में मास डिसअपियर हुआ था, वो इस बाइंडिंग एनर्जी के रूप में रीअपियर हुआ है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाइंडिंग एनर्जी बनाता है, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो एक न्यूक्लियस के रूप में संगठित हो पाते हैं, बंध पाते हैं। तो इतनी ही एनर्जी हमें किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए, जितनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस बंधा हुआ है। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूट्रॉन, सॉरी क्या कंफ्यूज हो रहा हूं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इतना हम उसको तोड़ के अलग कर दें कि वो वापस एक दूसरे के समीप ना आ पाए, उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हटा देने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। क्योंकि इतनी ही एनर्जी के साथ वो सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप न्यूक्लियस into constituent part and place them at an infinite distance from one another. तो बाइंडिंग एनर्जी भक्तों, बाइंडिंग एनर्जी ही मास डिफेक्ट की वजह से अराइज हुई। यानी कि मास डिफेक्ट ना होता तो बाइंडिंग एनर्जी भी ना होती। तो EB इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। सीधी सी बात है, यदि डेल्टा M केजी में होगा, इफ डेल्टा M इज इन केजी, तो EB जूल में आएगी, इज इन जूल्स। ठीक है, इफ डेल्टा M इज इन AMU, तो EB निकालने के लिए आप सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो EB क्या हो जाएगा? डेल्टा M इंटू 931, और आंसर आएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी ये बन जाएगा मित्रों ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट हो गया। इसमें आप बस 931 बार मल्टीप्लाई रखें, जो आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये बाइंडिंग एनर्जी है। अब बारी आ जाती है जो न्यूक्लियस बना हुआ है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो इस एनर्जी के कारण बने हुए हैं। तो ये एनर्जी ऐसे कौन से फोर्स को जन्म देती है जी, जिसके कारण वो एक दूसरे से चिपक पाते हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस को। तो न्यूक्लियर फोर्सेस, या मोर एफिशिएंटली अगर मैं इसको कहूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये वो फोर्सेस हैं जो प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ जोड़ते हैं, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ जोड़ते हैं। मैंने 3 चीजें बोली है। प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ संबंध स्थापित करते हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये जब इनमें आपस में रिलेशन बनेगा, ये एक दूसरे के समीप होंगे, तब जाकर ही एक न्यूक्लियस अपने स्ट्रक्चर में संगठित हो पाएगा, ऑर्गेनाइज हो पाएगा। यदि ये नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं रहेंगे, तो नो न्यूक्लियस विल बी देयर, सो नो स्ट्रक्चर ऑफ एटम विल बी देयर। अब इसको लेकर एक थ्योरी है, मेसन थ्योरी। ठीक, हालांकि इसको बहुत सिंपल ढंग से भी समझा जा सकता है, पर हम थ्योरी का एक एग्जांपल लेकर हम इसे जरूर समझेंगे, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस न्यूक्लियर फोर्स की मिले। कैसे कैसे कैसे? तो देखिए मित्रों, दे आर द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और इनको एक्सप्लेन किया जी मेसन थ्योरी ने। एक्चुअली मेसन नहीं कहेंगे, मैंने मेसॉन्स कहेंगे, मेसन थ्योरी। ठीक है, अब मेसॉन्स क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
ये 3 टाइप के होते हैं बेटे। 3 टाइप्स ऑफ मेसॉन्स आर देयर, पॉजिटिव मेसॉन्स, नेगेटिव मेसॉन्स और न्यूट्रल मेसॉन्स। यानी पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई नॉट, पाई की पावर 0 जो आपको दिख रही होगी। इसमें यह भी बताया गया कि मेसॉन की हैसियत क्या है, मेसॉन कितना हल्का या कितना भारी होता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इसमें यह बताया गया है कि पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव आर 273 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव जो मेसॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से 273 गुना ज्यादा भारी है, जबकि पाई 0, पाई नॉट कह लो इसको बेशक, ये केवल 264 गुना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से। यानी ये मेसॉन्स इलेक्ट्रॉन के मुकाबले मास में काफी ज्यादा हैवी होते हैं। ये पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव 273 गुना ज्यादा भारी, और पाई न्यूट्रल, जो न्यूट्रल मेसॉन है, वो 264 गुना ज्यादा भारी। अब न्यूक्लियॉन्स जो है इन मेसॉन्स को चारों तरफ से मेसॉन्स की वजह से घिरे हुए हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चारों तरफ कौन है जी? शिकंजा किसने कस रखा है? मेसॉन्स ने। ये मेसॉन्स ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे के समीप रखते हैं। एक्चुअली जो मेसॉन है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन के बीच में वो एक्सचेंज होता रहता है। एक साइंटिस्ट हुए, जापानीज साइंटिस्ट, नाम था हेडगी युकावा, उन्होंने एक मॉडल दिया। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं भी डॉग एंड बोन मॉडल। डॉग एंड बोन मॉडल, इस डॉग एंड बोन मॉडल ये किसने दिया था? जापानीज साइंटिस्ट एच युकावा, पूरा नाम था हेडगी युकावा। तो इसने कहा जी, दो यदि कुत्ते हैं अलग अलग जगह के, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, वो एक दूसरे से चिढ़ते होंगे। अब उनके बीच में भयंकर रिपल्शन है, जैसा कि हमारे न्यूक्लियस में भी हो रहा है। हाइड्रोजन को अगर लें, उसके अंदर केवल एक ही प्रोटॉन है। हीलियम को ले तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। हैवी एलिमेंट्स पे चले जाओ, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है उसका, तो देयर आर 92 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। देयर आर 92 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब 92 प्रोटॉन्स के बीच में देखिए सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्शन कितना ज्यादा। अब अगर हम कहें भाई इतने रिपल्शन के बाद वो रह कैसे रहे हैं, एक बार को ये भी समझ में आया होगा कि भाई वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है रह रहे हो एक दूसरे के पास, क्योंकि उनके पास हर प्रोटॉन के पास अपना अपना कुछ ना कुछ मास है, और मास की वजह से जो अट्रैक्शन वाला फोर्स पैदा होता है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। तो दूसरे सिरे से ये बात भी खारिज हो जाती है कि भाई जब वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम कर रहा है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या औकात है, वो तो वैसे ही इतना कमजोर होता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स उनको एक दूसरे के पास नहीं रख पा रहा है, वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही इतना है, वो नहीं रख पाएगा। तो ऐसा कौन सा ताकत है भाई, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बावजूद भी उनको पास रख पा रही है? तो ये समझाया जी हेडगी युकावा ने डॉग एंड बोन मॉडल के जरिए। इसने कहा यदि 2 डॉग्स हैं और इन डॉग्स का क्या बिहेवियर है, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, डॉग नंबर 1 एंड डॉग नंबर 2, तो इसने कहा यदि इनके बीच में एक हड्डी फेंक दें, अब डेफिनेटली ये हड्डी दोनों कुत्तों को पसंद आएगी। तो ये हड्डी जो है एक बार डॉग 2 अपने जबड़े में फंसाएगा, फिर इसके पास से डॉग 1 छीन लेगा, फिर वापस डॉग 2 इससे छीनेगा, तो छीना झपटी चलती रहेगी। और ये जो बोन है, ये एक एक्सचेंज पार्टिकल की तरह यहां काम करती रहेगी। क्या काम करती रहेगी? एक्सचेंज पार्टिकल की तरह। इस एक्सचेंज की वजह से ये कुत्ते एक दूसरे के साथ एक दूसरे के समीप रहेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, बावजूद इसके कि उनमें भयंकर रिपल्शन है, एक दूसरे से बहुत चिढ़ते हैं वो कुत्ते। तो कुछ ऐसा ही किसके अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर भी हो रहा है कि भाई 2 प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास तब भी कैसे रह लेते हैं जब उनमें रिपल्शन है। तो इसने कहा कि जी डॉग्स की जगह तो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन, ठीक है, डॉग 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन 2, ये प्रोटॉन 1, और इनके बीच में जो मेसॉन्स हैं, जो पाई मेसॉन्स हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल की तरह होते हैं।
ठीक है, ये पाई मेसोन से एक बार इसके पास जाते, एक बार इसके पास जाते, और लगातार इनमें एक्सचेंज होता रहता है। और उस एक्सचेंज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है कि भाई प्रोटॉन 1 ने प्रोटॉन 2 को दिया, प्रोटॉन 2 ने वापस 1 को दिया, 1 ने फिर 2 को दिया, 2 ने 1 को दिया, तो ऐसे करके एक्सचेंज होने की वजह से ये एक दूसरे के समीप रहेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे। तो पाई मेसोन्स की वजह से जो फोर्स अराइज होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब इसको ढंग से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेसोन थ्योरी का, मेसोन थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसोन बिटवीन वन न्यूक्लियन एंड द अदर। एक न्यूक्लियन और दूसरे न्यूक्लियन के बीच में कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है। दिस गिव राइज टू एक्सचेंज फोर्स बिटवीन देम एंड कीप देम बाउंड। और इससे एक एक्सचेंज फोर्स का जन्म होता है जो कि उन्हें बांधे रखता है। पहली बात होगी। दूसरी बात, विद इन द न्यूक्लियस a neutron is never permanently a neutron and a proton is never permanently a proton। एक न्यूक्लियस के अंदर, इस बात को गौर से सुनिए, क्या ऐसा हाइलाइटर यूज कर रहा हूं मैं। एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कभी हमेशा प्रोटॉन नहीं होता और एक न्यूट्रॉन हमेशा कभी न्यूट्रॉन नहीं होता। दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता रहता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन्स। पाई मेसोन्स के एक्सचेंज के कारण ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, तीसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो पाई नॉट के, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल जो है हमारे पास, उसके एक्सचेंज की वजह से पैदा होता है। जी देखिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में कैसे एक दूसरे से बंधे रहेंगे। जो न्यूट्रल मेसोन था, पाई नॉट मेसोन था, उसका एक्सचेंज एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक होता है, तब जाकर एक दूसरे से बंधे रहेंगे। देखिए, पहले इक्वेशन में क्या दिखाया गया, पहली इक्वेशन में क्या दिखाया गया कि भाई एक न्यूट्रॉन है, उस न्यूट्रॉन ने एमिट किया एक पाई मेसोन पार्टिकल, और वो पाई मेसोन पार्टिकल दूसरे को मिला, ठीक है, और फिर ये वापस उसे दे देगा। यानी एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक न्यूट्रल मेसोन ट्रेवल करता है। न्यूट्रल मेसोन ही एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज पार्टिकल बनता है। दिस इज अ न्यूट्रॉन एंड दिस इज अनदर न्यूट्रॉन। अब इनके बीच में एक पाई मेसोन है, जो अगर ये दूर फेंकेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये फेंकेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस प्रकार न्यूट्रल मेसोन इनके बीच में एक्सचेंज होता रहता है और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहेंगे। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे बंधे रहते हैं, वो भी इस न्यूट्रल के कारण बंधे रहते हैं। ठीक है जी, एक प्रोटॉन होगा, वो प्रोटॉन न्यूट्रल मेसोन फेंकेगा, एमिट करेगा, दूसरा प्रोटॉन उसे कैच करेगा, फिर यही प्रोटॉन उसको फेंकेगा, वापस पहले वाला इसको कैच करेगा। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन ऐसे बंधे रहते हैं। पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से जोड़ने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, वो कैसे अराइज होता है। ठीक है, यहां काम आता है पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव मेसोन दोनों का। देखिए कैसे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कैसे बदल सकता है, यानी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल में कैसे चेंज हो सकता है। न्यूट्रल के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जब कोई न्यूट्रल पार्टिकल अपनी नेगेटिविटी को दूर कर लेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसी प्रकार जब कोई पॉजिटिव पार्टिकल अपनी पॉजिटिविटी को दूर कर लेगा तो वो न्यूट्रल बन जाएगा। यानी पॉजिटिव को न्यूट्रल बनाना तो उसका पॉजिटिव चार्ज छीन लो, और न्यूट्रल को पॉजिटिव बनाना है तो उसका नेगेटिव चार्ज छीन लो। तो एक्चुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन जो है वो अपने में से न्यूट्रल चार्ज को निकाल लेता है। ठीक है, अपने में से न्यूट्रल चार्ज को निकाल लेता है, और जो पीछे बचता है वो क्या बचता है, एक प्रोटॉन। क्या बचता है, एक प्रोटॉन। और इसी प्रकार अब ये कोई प्रोटॉन जो होगा, कोई प्रोटॉन कैसे न्यूट्रॉन बनता है, कोई प्रोटॉन अपने में से उस पॉजिटिव चार्ज को निकाल देगा और पीछे क्या बचेगा, एक न्यूट्रॉन। अब इन्होंने निकाल तो दिए, न्यूट्रॉन ने पाई नेगेटिव मेसोन को एमिट कर दिया, प्रोटॉन ने पाई पॉजिटिव मेसोन को एमिट कर दिया। ये जाएंगे कहां, इन्हें कैच कौन करेगा, इन्हें कैच कौन करेगा। अब जो पॉजिटिव मेसोन निकला है,
जो पॉजिटिव मेसोन निकला है उसे एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन, उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? एक न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि देखिए मैं दोबारा लिख के बताता हूं, कलर चेंज करता हूं पहले तो मैं। एक न्यूट्रॉन ने क्या क्या दिया जी? एक नेगेटिव चार्ज दिया प्लस एक प्रोटॉन बन गया वो। अब ये जो पाई मेसोन है इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये जाएगा जी एब्जॉर्ब होने एक प्रोटॉन के पास। ये पाई नेगेटिव जो है ये एब्जॉर्ब होने जाएगा एक दूसरे प्रोटॉन के पास, और ये प्रोटॉन जैसे ही इस नेगेटिव मेसोन को एब्जॉर्ब करेगा ये बन जाएगा एक न्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा? ये न्यूट्रॉन। यानी इस न्यूट्रॉन ने पाई मेसोन किसको दे दिया? इस प्रोटॉन को। ठीक है, तो इस तरीके से इसने प्रोटॉन को पाले में बॉल फेंक दिया। अब बारी आती है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन के पाले में बॉल फेंकने के लिए। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा जी? ये प्रोटॉन अपने पास से एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल को निकालेगा। क्या निकालेगा? पाई पॉजिटिव, यानी कि पाई पॉजिटिव मेसोन को निकालेगा, और पीछे क्या बच जाएगा? एक न्यूट्रॉन। अब जैसे ही ये न्यूट्रॉन को निकाल देगा और पाई पॉजिटिव पार्टिकल को अलग कर देगा अपने में से, ये पाई पॉजिटिव पार्टिकल कहां जाएगा? ये पाई पॉजिटिव पार्टिकल जाएगा एक न्यूट्रॉन के पास। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास जाते ही न्यूट्रॉन इसे एब्जॉर्ब करेगा, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते ही वो बन जाएगा एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है वो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। यानी कि यहां पर इस प्रोटॉन ने इस न्यूट्रॉन को वापस दे दिया जी। ठीक है, तो एक्सचेंज कैसे चल रहा है? पाई मेसोन्स का चल रहा है। यानी एक्चुअली हमारे पास हुआ क्या है वो समझने का प्रयास करें। ठीक है, मैं समराइज करता हूं फिर से चीजों को। एक न्यूट्रॉन काला पेन का है, हाँ, एक न्यूट्रॉन अपने पास से एक नेगेटिव पार्टिकल एमिट करता है, और ये नेगेटिव पार्टिकल ये देता है किसी प्रोटॉन को, और यही प्रोटॉन अपने पास से एक पॉजिटिव पार्टिकल एमिट करता है, और ये वापस देता है इस न्यूट्रॉन को। और इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। तो ये थी जी मेसोन्स थ्योरी। बार बार मेसन बोले जा रहा हूं मैं। इस मेसोन थ्योरी के अनुसार हमने ये जाना कि कैसे तो पैदा होता है न्यूक्लियर फोर्स, पाई मेसोन्स पार्टिकल का जो एक्सचेंज है वो किस प्रकार हो रहा है, कैसे प्रोटॉन प्रोटॉन से बंधा हुआ है, कैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से बंधा हुआ है, और कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं। तो सारा खेल जो था वो पाई मेसोन्स पार्टिकल के पीछे था। 3 प्रकार के पार्टिकल है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल। ठीक है जी। अच्छा, छठा पॉइंट, इस चीज को ध्यान रखें कि जो टाइम लगता है इस एक्सचेंज में वो लगता ही नहीं। यानी इट इज सो स्मॉल, the time involved is so small that the free meson particle cannot be detected। यानी इतना छोटा होता है कि इसको डिटेक्ट कर पाना संभव ही नहीं है। अब ये सारा जो फोर्स है ये एक्सचेंज की वजह से मिल रहा है। अब उस एक्सचेंज में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी ही तो कह रही है कि बाइंडेड फॉर्म में रहो तभी तो न्यूक्लियस बन पाएगा। तो अब हमारे सामने नई टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ लिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कंसेप्ट को हमें क्यों पढ़ना पड़ा, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1, ठीक है, पर्सन 1 और पर्सन 2। ठीक है, पर्सन 2 जो है वो 1,00,000 रुपए महीना कमाता है। ठीक है, पर्सन 2 भी 1,00,000 रुपए महीना, पर्सन 1 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है, ये भी 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, अब इसकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं पर्सन 1 की फैमिली में, वो इसे मिला के कुल 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आर देयर। जबकि पर्सन 2 की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स आर देयर। तो फाइनेंशियली हर मेंबर के पास कितना कितना पैसा आता है? फैमिली नंबर 1 में हर पर्सन के पास 50,000 रुपए पर मेंबर का खर्चा है। 50,000 रुपए पर मेंबर वो खर्च कर सकते हैं। जबकि फैमिली नंबर 2 में इनके पास केवल 25,000 रुपए पर मेंबर खर्चने की ही लिबर्टी है। तो फाइनेंशियली कौन ज्यादा स्टेबल है? फाइनेंशियली देखो दोनों की अर्निंग बराबर थी।
ठीक है, पर फाइनेंशियली कौन स्टेबल हो पाए? जिसकी अर्निंग पर मेंबर ज्यादा है। तो इसी प्रकार बाइंडिंग एनर्जी किस न्यूक्लियस की ज्यादा है, इससे स्टेबिलिटी का पता नहीं लगता है, इससे ये नहीं पता लगता कि ये कितना मजबूत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक एक न्यूक्लियन को बांधने में कितनी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है जी। एक एक न्यूक्लियन जब अलग निकलेगा तो उससे कितनी एनर्जी लिबरेट होगी जी। इससे पता लगता है कि न्यूक्लियस कितना मजबूत है। तो इसलिए हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यानी ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो आप जानते ही हो क्या है, ये होती है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। अगर AMU में चाहिए तो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये बन जाएगा डेल्टा M इंटू 931 अपॉन ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगी जूल में आएगी, इधर आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है ये बताता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में दिए गए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल पे मास नंबर लिए गए हैं 0 से लेकर 240 तक, और वर्टिकल एक्सिस पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। इस ग्राफ में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आयरन है, 56 इसका मास नंबर है। इसकी जो एनर्जी है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, और ये हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। एक्चुअली हर कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी चाहता है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर में बना रहे, यूं का यूं बना रहे। अब जो स्टेबल नहीं हो पाता या तो वो टूट जाता है या फिर वो किसी के साथ जुड़ के उससे कुछ एनर्जी लेकर स्टेबल हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे एक तरफ फिशन लिखा हुआ है, एक तरफ फ्यूजन लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिशन लिखा हुआ है जी, ये क्या मैंने कैसा हाईलाइटर यूज किया यार। एक तरफ ये फिशन लिखा हुआ है और एक तरफ ये फ्यूजन लिखा हुआ है। अब फिशन का मतलब होता है एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे भागों में टूट पाना, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस इतने ज्यादा उसके अंदर मेंबर थे कि उसकी टोटल एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी उन्हें संभालने के लिए, इसलिए वो टूट गए, दो अलग अलग स्टेबल टुकड़ों में वो टूट गए। ऐसी रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। और फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिससे वो स्टेबिलिटी को हासिल कर पाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व यही कहता है कि जो हल्के न्यूक्लियस होंगे वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ जाएंगे, और जो हैवी न्यूक्लियस होंगे हमेशा न्यूक्लियर फिशन की तरफ आएंगे, यानी कि बंटवारे की तरफ आएंगे। अब ऐसे में बीच में कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, जो ना तो फिशन की तरफ जाते ना फ्यूजन की तरफ जाते, ठीक है, उनमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती। और आयरन वो एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। आयरन के पास दूसरा जो है वो कॉपर है 63, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन इसने लिख के बताया, रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इस ग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इस रीजन में आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो रीजन है जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जिस इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी इस दायरे में जो भी मास नंबर लाई करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में आएगा, ना उसमें फिशन का खतरा ना उसमें फ्यूजन का। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी लाइटर न्यूक्लियाई की है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन वो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है तो भाई वो स्टेबल नहीं रहेगा। वो स्टेबल नहीं रहेगा तो किसी दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप बनाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम बना लेता है, और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। यही रिएक्शन हो रही है किसी भी सन के अंदर, किसी भी सन के, हमारे पास एक ही सन है, यानी किसी भी स्टार के अंदर होने वाली रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जिसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन होता है, प्रोडक्ट के रूप में हीलियम होता है, और हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं बिटवीन मास नंबर 4 एंड 40, जो कर्व है वो थोड़ा सा साइक्लिक रिकरेंस दिखाता है, यानी कि इसमें कुछ पीक्स हैं, जैसे कि कभी कर्व ऊपर उठ जाता है जिगजैग फॉर्म में, कभी नीचे गिर जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अपना हीलियम है वो लिथियम के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। हीलियम इज मोर स्टेबल देन द लिथियम, ठीक। ये यहां से कंप्लीटली हमें दिख रहा है, लिथियम 6 और लिथियम 7, ये दो आइसोटोप लिथियम के, जबकि हीलियम इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। हीलियम 4 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लिथियम 6 और लिथियम 7 से दोनों से ज्यादा है।
तो 4 और 20 में ऐसे ही चलता रहता है कि कुछ एलिमेंट्स अपने पड़ोसी एलिमेंट्स के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन 16 है और नियोन 20 है। ये अपने साथी न्यूक्लियस से या साथी एटम से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इससे साबित होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दीज न्यूक्लाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ इमीडिएट नेबर्स। ये मेबर नहीं, नेबर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं आफ्टर 20 क्या हो जाता है। 20 मास नंबर क्रॉस करने के बाद एक इंक्रीज दिखने लगता है। आप ग्राफ को देखिए, 20 के बाद, यानी कि यहां आपको दिख रहा होगा ये नियॉन जहां हाईलाइट किया मैंने, इसका ग्राफ ऊपर यूं ऊंचाई पकड़ने लगता है। ऊंचाई पकड़ने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होने लगती है, और हाई होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। हाईलाइटर बदलता हूं, ये किसकी तरफ जा रहा है? मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। आफ्टर 20 देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और ये मैक्सिमम हो जाती है आयरन के लिए। मैंने बताया था 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस पे 56। तो आयरन न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये वापस घटने लगती है। अच्छा, घटने से पहले कुछ देर तक ये स्टेबल रहती है, और वो स्टेबिलिटी कहाँ है जिसके पास? वो स्टेबिलिटी है इसके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैविंग मास नंबर बिटवीन 40 एंड 120। यहाँ 40 से 120 के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये वो एलिमेंट है जो हाईली स्टेबल कैटेगरी में आते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें से कोई रेडियो एक्टिव एमिशन नहीं होता। और 120 के बाद फिर से भाई डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज होते होते ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वापस गिर जाता है ग्राफ। कहां तो मैक्सिमम 8.8 हो गया था, अब ये मिनिमम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आके गिर गया यूरेनियम पे। अब यूरेनियम जैसा भारी न्यूक्लियस, उसके लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होना एनर्जी, ये बहुत थोड़ी एनर्जी है। इतनी एनर्जी में न्यूक्लियस नहीं संभल पाता अपने स्ट्रक्चर में। अब इतनी एनर्जी में नहीं संभल पाता तो क्या होगा जी? वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और इस टुकड़े टुकड़े रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। तो बियॉन्ड 128 वैल्यू रैपिड डिक्रीज होती है। इससे एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम की बात अगर हम करें, जिनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी कहा जाता है, वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि वो टूटने लगते हैं, उनमें से पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। इसी चीज को रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमें ये समझाता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद स्टेबल बनते हैं, और जो हैवियर होते हैं आफ्टर 128, जो हैवियर पार्टिकल होते हैं यानी मास नंबर 128 के बाद के, उनमें ज्यादा खतरा है न्यूक्लियर फिशन होने का। और फिशन और फ्यूजन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है, और इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। अगर मैं बताऊं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन का कोई प्रैक्टिकल रिएक्टर हम यूजुअल प्रैक्टिस में यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, चाइना ने एक बना लिया टॉकमक रिएक्टर, जिसको आप आर्टिफिशियल सन के नाम से भी सुनते हैं। पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर दुनिया में एनर्जी पैदा कर रहे हैं, पर इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि फिशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको, उसमें डिस्पोजल का खतरा रहता है। उसको डिस्पोज कैसे करें? क्योंकि यूरेनियम अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसके जो प्रोडक्ट होंगे, क्रिप्टॉन और बेरियम जैसे प्रोडक्ट्स होंगे, वो भी रेडियो एक्टिव होंगे। अब उनको डिस्पोज कैसे किया जाए? वो तो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल काम करता है। अब उसमें जब रेडियो एक्टिविटी एनर्जी निकलेगी तो वो हीट की फॉर्म में हम उसे यूज कर लेंगे, बाकी जो चीजें बची उनको तो डिस्पोज ही करना पड़ेगा। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनको डिस्पोज कैसे करें, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। तो दोस्तों ये था बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और ये कंसेप्ट था एटम और न्यूक्लियाई को लेकर। आपका एक चीज इसमें बच जाता है, क्या बचता है? नील बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।